दक्षिण में बीजेपी का खेल, एआईडीएमके से क्या मेल होने की तैयारी। और इसी के साथ साउथ की जो राजनीति है एक बार फिर से चमकती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से चर्चा का विषय है। तमिलनाडु में अगले साल यानी कि साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां एक्शन में हैं। डीएमके ने भाषा और परिसीमन मुद्दे के जरिए तमिल अस्मिता को उभारने में वो जुटी हुई है, तो उधर एक नए गठबंधन की कवायद दिख रही है। ये गठबंधन है एनडीए की। दरअसल एआईएडीएमके के महासचिव पलानी स्वामी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पलानी स्वामी के साथ अमित शाह की बैठक 15 मिनट तक चली और इस दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद गठबंधन की अटकलें जाहिर है तेज हो गई। तमिलनाडु में फिलहाल डीएमके की सरकार है। स्टालिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है। ऐसे में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन कर स्टालिन सरकार के खिलाफ मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है और इसी को लेकर के नए गठबंधन की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। जाहिर है भाषा को लेकर के इस समय जिस तरीके से नॉर्थ वर्सेस साउथ की राजनीति हो रही है वो एक अलग दिशा लेती हुई नजर आ रही है। परिसीमन को लेकर के भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और साउथ में जो राजनीति हो रही है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि हमने हमेशा से पॉपुलेशन का ख्याल रखा, लेकिन अगर परिसीमन पॉपुलेशन के आधार पर होगा तो इसका नुकसान साउथ को उठाना पड़ सकता है। जाहिर है सीटें वहां नहीं बढ़ेगी परिसीमन में। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पहले ही ये क्लियर किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस पर पूरी तरीके से नजर रहेगी किस आधार पर परिसीमन होगा और अब तक जो होता आया है उसमें क्या चेंजेस सरकार ला सकती है, इसको लेकर के पहले भी कवायद होती रही है। फिलहाल तमिलनाडु का विधानसभा का जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके से है जो आपके सामने इस समय आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। यूपीए और एनडीए जो सीट्स हैं, जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो कुछ इस तरीके के आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन वोटिंग पैटर्न के साथ साथ परिसीमन यानी डीलिमिटेशन को लेकर के इस समय साउथ वर्सेस नॉर्थ की जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। स्टालिन की भाषा नीति को लेकर के और इसके साथ ही तमिलनाडु में चर्चा अब इस बात की होने लग गई है कि आगे की रणनीति में क्या हो सकता है। अन्नामलाई एक तरफ बीजेपी की ताकत को बढ़ा रहे हैं तमिलनाडु में, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में इस समय जुटी हुई है। तमिलनाडु में अगले साल होने हैं चुनाव। 2026 में विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन में हैं। डीएमके ने भाषा और परिसीमन मुद्दे के जरिए तमिल अस्मिता को उभारने में वो जुटी हुई है, तो वहीं एक नए गठबंधन की कवायद भी दिख रही है। ये गठबंधन हो सकता है एनडीए का। दरअसल एआईएडीएमके महासचिव पलानी स्वामी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पलानी स्वामी के साथ अमित शाह की बैठक 15 मिनट तक चली और इस दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गठबंधन की अटकलें जाहिर है तेज हो गई। तमिलनाडु में फिलहाल डीएमके की सरकार है। स्टालिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन कर स्टालिन सरकार के खिलाफ मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है और इसी को लेकर के नए गठबंधन की कवायद इस समय होती हुई नजर आ रही है। तो क्या अब साउथ की राजनीति में भी बीजेपी का वर्चस्व हो सकता है और इसको लेकर के बीजेपी रणनीति क्या बना रही है, इसे समझने के लिए आपको हमारे सहयोगी अक्षय राय के पास ले चलते हैं। अक्षय, नॉर्थ की कवायद के साथ साथ बीजेपी का पूरा फोकस है साउथ की राजनीति में, और साउथ की कवायद में जब अन्नामलाई का साथ हो तो जाहिर है बीजेपी एक पुख्ता रणनीति के साथ मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है और एआईएडीएमके का साथ भी संभवतः उन्हें मिल सकता है। राजनीति साउथ की किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? शिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 का वक्त हमें याद करना होगा जब एआईएडीएमके ने तमाम विभेदों का हवाला देते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में न कोई अस्थायी दुश्मन होता है न अस्थायी दोस्त, और ऐसे में अब नए दोस्त बनाने की कोशिश में निश्चित रूप से के पलानी स्वामी लगे हुए हैं और इसी वजह से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये माना जा रहा है कि दोनों दलों का गठबंधन निश्चित रूप से हो सकता है। हालांकि जो चर्चाएं निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी अब स्टेक ज़्यादा चाहती है तमिलनाडु में, ताकि उसको वहाँ से जो दक्षिण का द्वार है
उसको खोला जा सके। खास करके तमिलनाडु का अगर जिक्र करें तो वहाँ पर बीजेपी चाहती है कि हम स्टेक को बढ़ाएं, क्योंकि छटपटाहट लगातार दिखी है, चाहे विधानसभा की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो। बीजेपी वो जो प्रत्याशित उम्मीद कर रही थी कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं, वो प्रदर्शन नहीं हुआ। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निश्चित से अन्नामलाई, उनकी भूमिका काफ़ी दमदार रही। उन्होंने बेहतर तरीके से वहाँ पर संचालन भी किया। एक जो छवि उभर कर सामने आई हार के बावजूद भी कि किस तरह से उन्होंने बीजेपी को एक नया मकसद वहाँ पर दिया है, साफ तौर पर है कि अब केंद्रीय नेतृत्व इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। दक्षिण में अगर देखें तो कर्नाटका में बीजेपी ने सरकार जरूर बनाई थी, हालांकि वो विपक्ष में अभी है। केरल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर बीजेपी वो अप्रत्याशित सफलता दर्ज नहीं कर पाई जो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब बदलते समीकरण में ये माना जा सकता है कि दक्षिण का द्वार खोलने के लिए बीजेपी अब तमाम बातों को, वादों को और दावों को आगे बढ़ा रही है। और के पलानीस्वामी की मुलाकात, उनके साथ वेलुमणि जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद बैठक में रहे। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र AIADMK और साथ ही साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी वहाँ पर अन्नामलाई को लेकर के AIADMK जरूर आशंकित हैं, क्योंकि वो जिस तरह से आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी थोड़ी भूमिका कम की जाए। लेकिन बीजेपी इसके मूड में दिखती नहीं है। अगर तमिलनाडु को छोड़ दें तो तेलंगाना में बीजेपी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। विधानसभा में भले ही उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के जरिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। आंध्र प्रदेश में वो सरकार में हैं और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दक्षिण की राजनीति में तमिलनाडु और केरल ही दो ऐसे राज्य बनते हैं जहां पर कि बीजेपी उतनी सफलता दर्ज नहीं कर पाई है। लेकिन अब उसके लिए कवायदें तेज़ हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर दक्षिण के दरवाजे खोलने हैं तो तमिलनाडु को पहले दरवाजे को तोड़ना होगा, वहां पर अपनी मजबूत स्थिति को बेहतर करनी होगी। और ख़ास बात यह रही है कि आपने अगर देखा होगा कि उत्तर भारत में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। दक्षिण में कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी वहाँ पर चूक हो जाती है। उसका प्रमुख मुद्दा एक तो जातिगत राजनीति, दूसरी जो वहाँ पर है भाषा की राजनीति। खास बात ये रही है कि उसको लेकर के जो CM MK स्टालिन हैं उन्होंने पलानीस्वामी को याद दिलाया कि जाइए जब अमित शाह से या तमाम नेताओं से मुलाकात कीजिए तो वहाँ पर दो भाषा का मुद्दा रखिए। तो एक भाषा बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरी जातिगत राजनीति जो दक्षिण भारत की रही है वो एक बड़ा मुद्दा रही है, और जिसके कारण बीजेपी को वहाँ पर बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं, बीजेपी अपने आप को बेहतर स्थिति में पा रही है। दूसरी बात ये आपने देखा होगा कि तमिल और काशी संगम लगातार होता रहा है, और जिस तरह से काशी में खास करके तमिल काशी संगम का आयोजन किया जाता रहा है, प्रधानमंत्री उसमें खुद इंटरेस्ट लेते रहे हैं। वाराणसी में एक बड़ा वर्ग देखें तो क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है और तमिलनाडु और जो वाराणसी का जो संबंध है तमिलनाडु का वो देखने को मिलता है, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग ज़्यादातर काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं। तो जो सांस्कृतिक जो है संबंध उसको और बेहतर करने में बीजेपी जुटी हुई है। लेकिन इसका फायदा बीजेपी कितना ले पाती है, क्योंकि नॉर्थ की राजनीति में तो हमेशा बीजेपी की दिलचस्पी भी रही और कहीं ना कहीं उनका इंक्रोचमेंट भी बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन आगे साउथ में क्या होगा ये देखना दिलचस्प